नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिक बातें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम सीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कॉलम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का विकास, उनका विकास क्रम किस तरह से हुआ और रंगनाथन ने किस तरह से 7 एडिशन निकाले और किस डेट को निकाले, ये पूरी टेबल है। और इसमें से एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन 101% आपको मिलेंगे। तो देखिए, कॉलम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया था, कब आया था? 1933 के अंदर। प्रथम एडिशन कब, प्रथम संस्करण कब आया था? यानी एक तरफ आपको संस्करण दिए हुए एडिशन पूरे, फिर दिए हुए ईयर कब आए, योजक चिन्ह यानी कनेक्टिंग सिंबल दिए हैं, इधर श्रेणियां, किस किस श्रेणियों का यूज कौन से एडिशन में किया गया वो दिया हुआ यानी कैटेगरीज। इधर आपको भाग या वॉल्यूम दिए गए, कितने वॉल्यूम किस ईयर में यानी किस प्रकाशन में, पहले एडिशन में कितने वॉल्यूम थे वो इस तरह से, दूसरे में कितने थे इस तरह से आपको दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 के अंदर। 1933 के अंदर सीसी का फर्स्ट एडिशन, उसमें योजक चिन्ह के रूप में कोलन का यूज किया गया। इसी कोलन के नाम पर ही इसका नाम द्विबिंदु पड़ा था, यानी कोलन के नाम पर ही इसके यानी 2 बिंदु यूज किए थे। इस कारण से इस सब्जेक्ट का नाम भी द्विबिंदु क्लासिफिकेशन पड़ा था, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति पड़ा था। और प्रथम एडिशन में कोई भी श्रेणियों का प्रावधान नहीं था। आप याद रख लेना, यहाँ पे पहले एडिशन के अंदर एक भी श्रेणी का प्रावधान नहीं किया था रंगनाथन ने। और इनके भाग कितने थे? 3। ये 3 भाग के अंदर आया था। सेकेंड एडिशन आया था 1939 के अंदर, यानी सीसी का सेकेंड एडिशन 1939 के अंदर। और योजक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल के रूप में इसमें भी कोलन का यूज किया गया। और ये इम्पोर्टेंट बात है सेकेंड एडिशन की, प्रथम बार श्रेणियों का प्रावधान, यानी प्रथम बार श्रेणियों का प्रावधान कब किया गया? सेकेंड एडिशन के अंदर पहली बार श्रेणियों का प्रावधान कर दिया गया। सीसी के अंदर इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पहली बार श्रेणियों का प्रावधान किया गया। और इसके अंदर भाग कितने थे? 4 भाग में ये आया था। अब 2 से लेकर 5 तक ये 4 भाग में चलेगा पूरा। 2 से 5 तक ये देखो 4 भाग में, उसके बाद वापस 3 भाग फिर 5 भाग में होगा। इसी तरह थर्ड एडिशन कब आया था? 1950 के अंदर। इसके अंदर योजक चिन्ह कितने हो गए? 2 योजक चिन्ह। 2 कौन से? पहला तो कॉलम, दूसरा डैश। तो यहाँ तक तो एक ही योजक चिन्ह था। सेकेंड एडिशन में भी एक ही था। थर्ड एडिशन में योजक चिन्ह कितने हो गए? 2। कितने योजक चिन्ह हो गए? 2। और श्रेणियां वही सेम, पिछले वाली सेकेंड एडिशन वाली सेम श्रेणियों का यूज किया गया। और प्रत्येक इसमें सेकेंड एडिशन के अंदर श्रेणियों के लिए, प्रत्येक श्रेणी के लिए, सबके लिए कोलन 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 कोलन, इस तरह से जितनी भी श्रेणियां थी उन सब के लिए कोलन कोलन, एक ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। कोई दूसरा योजक चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया इस पूरे सेकेंड एडिशन के अंदर। और थर्ड एडिशन 50, 2 योजक चिन्ह। और कब आया था? 50 के अंदर आया था। और भाग कितने थे? 4। कितने भाग में आया था? 4 भाग में आया था। अब देखिए फोर्थ एडिशन कब आया था? 1952 के अंदर। कब आया था? 1952 के अंदर, यानी ईयर पूछे तो 1952। और इसके अंदर योजक चिन्ह कितने हो गए थे? योजक चिन्ह, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? कॉमा, सेमी कोमा, कोलन, डॉट, हाइपन या डैश, और 0 से 9 और स्मॉल ए से जेड तक का यूज किया गया। और ये टोटल योजक चिन्ह कितने हो गए थे? यहाँ पे 7 योजक चिन्ह, 5 ये और ये 2 ये, 7 योजक चिन्ह हो गए। और फोर्थ के अंदर आपको पूछ रहे हैं कि कितने योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो 7 योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया सीसी के चौथे एडिशन के अंदर। और इसमें श्रेणियों का प्रावधान, पहली बार प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। P फॉर पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के लिए कोमा, M फॉर मैटर के लिए सेमी कोमा, E फॉर एनर्जी के लिए कोलन, S स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए भी डॉट। इन दोनों का याद करना, विशेष तौर से ध्यान रखना। चौथे एडिशन तक स्पेस और टाइम दोनों के लिए डॉट का प्रावधान किया गया। और ये कितने भाग में आया था? 4 भाग में आया था। आप ध्यान रखना, 101% क्वेश्चन मिलेगा आपको इन दोनों में से, योजक चिन्ह और यहाँ से श्रेणियों में से चौथे एडिशन के अंदर। और 5वां एडिशन 1957 के अंदर आया था। इसके अंदर योजक चिन्ह के रूप में 3 और योजक चिन्ह जोड़ दिए गए। ये तो 7 तो थे ही थे, इसके अलावा 3 और जोड़ दिए। कौन से? लेफ्ट टू राइट एरो जोड़ दिए गए, राइट टू लेफ्ट एरो और एक सर्कुलर ब्रैकेट। तो योजक चिन्हों की संख्या कितनी होगी? 10। 5 एडिशन तक कितने हो गए योजक चिन्ह की संख्या? 10। और ये श्रेणियों के अंदर वही सेम प्रावधान चौथे वाला भी, प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह चौथे वाला यूज किया।
और भाग कितने थे 4। ये देखो 2 से लेकर 5 तक कितने भाग थे 4 भाग के अंदर ही था। और 6 एडिशन कब आया था 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। और इसके अंदर 6 एडिशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, इन योजक चिन्ह के रूप में कोई चेंजेस नहीं किया, वही 10 के 10 योजक चिन्ह थे, वापस वही 5th वाले 10 के 10 योजक चिन्ह का यूज किया। और इसके अंदर श्रेणियों के अंदर टाइम और स्पेस के लिए स्तर का प्रावधान कर दिया गया, टाइम और यानी टाइम के लिए फर्स्ट स्तर सेकंड स्तर और स्पेस के लिए भी फर्स्ट और सेकंड स्तर का प्रावधान कर दिया गया। स्तर और राउंड क्या है हम डिटेल से जब सीसी को और विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। और इसके भाग कितने थे 3। अब देखो 4 से 3 हो गए, याद रखना। 6 एडिशन कितने भाग थे 3, याद रखना। और 6 रीप्रिंट एडिशन कब आया था 1963 के अंदर, इसी को वापस रीप्रिंट किया गया था। और इसके अंदर यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर योजक चिन्ह के रूप में जो टाइम पक्ष था ना, काल पक्ष है, टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का और योजक चिन्ह की संख्या कितनी होगी 11। योजक चिन्ह की संख्या कितनी होगी, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी उल्टे इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया टाइम पक्ष के लिए। और भाग कितने थे 3 भाग के अंदर आया था। 7 एडिशन 1987 के अंदर आया था, सीसी का 7 एडिशन। इसके अंदर योजक चिन्ह के रूप में एस्ट्री का प्रयोग किया, एम्परसैंड का प्रयोग किया, इक्वल टू का प्रयोग, डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग और एक प्लस का प्रयोग। तो योजक चिन्ह यहां से यहां तक तो 11 योजक चिन्ह हो गए और ये 5 योजक चिन्ह। और 11 में से ये 7 एडिशन के अंदर ये दोनों योजक चिन्ह हटा दिए, कौन से 0 से 9 और A to Z। तो वापस यहाँ पे 9 रह गए, 9 और 5 कितने हो गए 14। तो अभी यहाँ तक कितने योजक चिन्ह का प्रयोग किया 14 योजक चिन्ह। 7 एडिशन तक 14 योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया गया। और श्रेणियों का प्रावधान इसके अंदर फैसेट फॉर्मूला नहीं दिया गया, 7 एडिशन के अंदर कोई फैसेट फॉर्मूला नहीं था। और सेक्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया और श्रेणियों की अपार संभावना उत्पन्न हो गई, जैसे 1P1, 2P1, 1M1, 2M2, इस तरह से अपार संभावना उत्पन्न हो गई। और ये भाग पूछा था 5 भाग के अंदर। 7 एडिशन कितने भाग में आया था 5 भाग में आया था। 7 एडिशन 5 भाग में आया था। तो ये पूरे शिष्य के पहले से लेकर 7 एडिशन तक की कहानी थी और कब कब आया। और इसमें से आपको 101% योजक चिन्ह के रूप में या कब कब श्रेणियां यूज की, कितने भाग में आया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से और विशेषताओं के साथ इनका अध्ययन करेंगे। देखिए फर्स्ट एडिशन को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया था, पब्लिश हुआ था 1933 के अंदर। कितने भाग थे 3 भाग थे। कौन कौन से 3 भाग थे वो इम्पोर्टेंट याद रखना, एग्जाम में आपको 100% इन तीनों भागों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कि पहले भाग का नाम क्या था भूमिका। पहले भाग का क्या नाम था भूमिका। भूमिका कितने पेज की थी 127 पेज की भूमिका थी। सीसी के अंदर पहले भाग का नाम यानी प्रथम एडिशन के अंदर पहले भाग का नाम था भूमिका, वो 127 पेज की थी भूमिका। दूसरा का था अनुसूचिया यानी शेड्यूल, वो 135 पेज की थी। और तीसरा था इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमणिका यानी 45 पृष्ठ की थी, 45 पृष्ठ की थी। टोटल सीसी के अंदर कुल कितने पृष्ठ थे, सीसी के पहले एडिशन 307 पृष्ठ। इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप ध्यान रखना। सीसी के प्रथम एडिशन के अंदर 307 पृष्ठ संख्या थी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, उससे पहले थोड़ा देख लो इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडेक्स के बारे में देख लो। अब इंडेक्स आ गई है, इसका नाम इंडेक्स अपन पढ़ते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स का मतलब होता है जितने भी जैसे सीसी के अंदर जितने भी शब्द यूज किए गए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना। इंडेक्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान। और ये प्रत्येक बुक के लगभग पीछे दी रहती है, इंडेक्सिंग लगभग पीछे दी रहती है। और इंडेक्सिंग आप समझ गए होंगे, इंडेक्सिंग क्या होती है, शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना। और इंडेक्सिंग 2 प्रकार की होती है, इंडेक्स 2 प्रकार की होती है। एक स्पेसिफिक इंडेक्स होती है, स्पेसिफिक इंडेक्स, एक होती है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स यानी एक सापेक्ष सारणी यानी सापेक्ष अनुक्रमणिका और दूसरी विशिष्ट होती है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या, स्पेसिफिक और रिलेटिव के अंदर अंतर क्या। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक उसके अंदर कुछ ही शब्द दिए रहेंगे, मतलब जैसे एक ही सब्जेक्ट उठाएंगे, एक ही सब्जेक्ट के मात्र शब्द दिए रहेंगे और उसमें
थोड़े बहुत मात्रा में उसके पर्यायवाची शब्द दिए रहेंगे एक विशेष सब्जेक्ट के। और इसके अंदर रिलेटिव इंडेक्स के अंदर जितने भी पद्धति के अंदर सारे शब्द यूज आए उस सब्जेक्ट से संबंधित सारे विषयों के शब्द इसके अंदर दिए रहेंगे। रिलेटिव इंडेक्स के अंदर सारे संबंधित विषयों के शब्द यूज किए रहेंगे उस सब्जेक्ट के सारे। जैसे फिजिक्स के अंदर डीडीसी के अंदर ये रिलेटिव इंडेक्स का यूज किया गया और सीसी के अंदर आपको पूछे तो स्पेसिफिक इंडेक्स का यूज किया, निश्चित सारणी का यूज किया गया। तो आपको डीडीसी के अंदर आप रिलेटिव इंडेक्स देखना, डीडीसी हम आगे पढ़ेंगे तब उसके अंदर जैसे फिजिक्स आ गया सब्जेक्ट, तो फिजिक्स से संबंधित जितने भी डीडीसी पत्ते के अंदर यूज किए गए शब्द, चाहे पर्यायवाची शब्द उसके अंदर यूज किए गए जितने भी, तो एक जगह सब सारे शब्द एक जगह दे देंगे। और सीसी के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ फिजिक्स लिख देंगे सब्जेक्ट और वो कितने पेज नंबर पे इतना ही लिखेंगे, इतनी इससे ज्यादा इसके अंदर विशेषता नहीं होती, यानी मुख्य सब्जेक्ट लिख देंगे। और तो इसके अंदर सीसी के अंदर कौन सी इंडेक्स का यूज किया गया, स्पेसिफिक इंडेक्स का, और रिलेटिव इंडेक्स का यूज किया गया डीडीसी के अंदर। आगे हम डीडीसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा इंडेक्सिंग के बारे में था, इंडेक्सिंग आ गया टॉपिक तो मैंने बता दिया आपको, आप अलग से नोट कर लेना इंडेक्स कितने प्रकार की होती है। और सीसी के अंदर आपको पूछ ले कि कौन सी इंडेक्स का प्रयोग किया गया, तो स्पेसिफिक इंडेक्स का प्रयोग सीसी के अंदर किया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं फर्स्ट एडिशन के अंदर। तो विशेषताएं देखते हैं, इसके अंदर मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया। पहले एडिशन से ही मिश्रित अंकन का, यानी पूरी पद्धति मिक्स नोटेशन पद्धति थी। और मैंने तो आपको नोटेशन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि सीसी एक मिक्स नोटेशन पद्धति है। मिक्स नोटेशन कौन से, एक बार और देख लो आप, कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, यानी इसमें आईएलओ को छोड़ा था। आईएलओ को क्यों छोड़ा था, आई और रोमन में यूज करने वाले वन को लिए दोनों के बीच में भ्रांति पैदा हो रही थी, यानी कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, इसका यूज करना या इसका यूज करना, तो इसलिए आई को छोड़ा था। इसी तरह ओ को भी क्यों छोड़ा था, क्योंकि जीरो लिखते हैं जैसे ही ओ लिखते हैं पता ही नहीं चलता कि जीरो है वो है, इसलिए आईएलए को छोड़ा था। इस तरह से आईएलए को छोड़कर योजक चिन्ह के रूप में और इंडो अरेबिक का यूज किया। ये मिक्स नोटेशन पद्धति यूज की गई सीसी के फर्स्ट एडिशन के। और योजक चिन्ह के रूप में कोलन का यूज किया गया, यानी प्रत्येक मुख्य वर्ग को जोड़ने के लिए कोलन का योजक चिन्ह प्रयोग किया गया। आप पूछ सकते हैं फर्स्ट एडिशन के अंदर योजक चिन्ह के रूप में। इसके अंदर यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। कॉमन सब डिवीजन का प्रयोग किया गया और यही कॉमन सब डिवीजन फिफ्थ एडिशन के अंदर जाकर कॉमन आइसोलेट बन जाएगा। यहाँ तो इसका नाम कॉमन सब डिवीजन है, लेकिन फिफ्थ एडिशन तक जाते जाते इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन आइसोलेट। क्या हो जाएगा, कॉमन आइसोलेट, यानी 1957 तक जाते जाते इसका नाम ये हो जाएगा। अभी तो इसका नाम ये है। तो आपको पूछ सकते हैं सीसी के फर्स्ट एडिशन के अंदर या कॉमन आइसोलेट का पहले क्या नाम था, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अब कॉमन सब डिवीजन का वर्तमान में नाम क्या है, कॉमन आइसोलेट, और ये कब से स्टार्ट हुआ कॉमन आइसोलेट नाम, 1957 से। और इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज आप याद कर लेना या नोट कर लेना कि फर्स्ट एडिशन के अंदर फर्स्ट एडिशन से ही जीरो का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था सीसी के अंदर। फर्स्ट एडिशन तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीसी के फर्स्ट एडिशन से ही जीरो का प्रयोग कर दिया था। तो ये फर्स्ट एडिशन की विशेषता थी। अब हम सेकेंड एडिशन की इसी तरह आगे हम विशेषता पढ़ेंगे। सेकेंड एडिशन क्या देंगे, सेकेंड एडिशन सीसी का सेकेंड एडिशन कब आया था, 1939 के अंदर। कितने भाग थे, 4। एक बुक आई थी रंगनाथन की, प्रोलोगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इस बुक पर ये सेकेंड एडिशन आधारित था। तो ये बुक कब आई थी, 1937 के अंदर आई थी। और इसी बुक के 3 एडिशन आ चुके हैं अभी तक। एक आया, एक 1937 के अंदर, दूसरा 57 के अंदर, और तीसरा इसी का 1967 के अंदर। 3 एडिशन इस बुक के आ चुके हैं। अभी तक कितने एडिशन इस बुक के आ चुके हैं, 3 एडिशन इस बुक के आ चुके हैं। और इस बुक के 3 एडिशन आ चुके हैं। और अब सेकेंड एडिशन में कितने भाग थे, 4 भाग थे। कौन कौन से थे, यानी कितने वॉल्यूम में आया था, 4 वॉल्यूम। कौन सा था पहला वॉल्यूम, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के नियम। पहले भाग के अंदर वर्गीकरण के नियम, ये इनमें से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एडिशन के भाग के नाम ये पूछ सकते हैं कि सेकेंड एडिशन के प्रथम भाग का नाम क्या था, तो रूल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के नियम। सेकेंड का शेड्यूल ऑफ मैन क्लास, यानी मुख्य वर्ग की अनुसूचियां। और थर्ड का इंडेक्स, वही अनुक्रमणिका। और चौथे का नाम श्रेय ग्रंथों के उदाहरण, यानी वर्ग संख्या सहित उदाहरण दिए थे। एग्जाम्पल फॉर क्लासिक डिवाइस विथ क्लास नंबर, है एग्जाम्पल फॉर क्लासिक डिवाइस विथ क्लास नंबर के ये चारों भाग थे। ये चारों भाग के सेकेंड एडिशन के। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सेकेंड एडिशन के अंदर प्रथम बार श्रेणियों का प्रावधान किया गया। श्रेणियां कौन सी थी, पीएमईएसटी श्रेणियां थी। और प्रत्येक श्रेणी के लिए यानी
फंडामेंटल कैटेगरीज का प्रावधान था और प्रत्येक श्रेणी के लिए कोलन योजक चिन्ह यूज किया गया, यानी पी के लिए भी कोलन, एम के लिए भी कोलन, ई के लिए भी कोलन, एस के लिए और टी के लिए। पी मतलब पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। आगे हम श्रेणियां डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको और श्रेणियां समझ में आ जाएगी ये श्रेणियों का क्या फंडा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, सेकेंड एडिशन के अंदर पहली बार ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया, यानी सेकेंड एडिशन के अंदर पहली बार ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं विशेषताओं को लेकर, सेकेंड एडिशन की विशेषता। इन्हीं विशेषताओं को इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन के अंदर ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सेकेंड एडिशन के पहले भाग का नाम क्या है, सेकेंड का, थर्ड का, किसी का नाम पूछ लेगा या तो, या श्रेणी का प्रावधान कब किया गया, ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग कब किया गया, ये बुक का नाम पूछ लेगा, बुक कब आई थी, कितने एडिशन इस बुक के आ चुके हैं, कब कब आए हैं, तो इस तरह से आपको पूछ लेगा। अब पढ़ते हैं थर्ड एडिशन के बारे में आगे डिटेल से। एक ये थर्ड एडिशन कब आया था सीसी का क्वालिटी क्लासिफिकेशन का 1950 के अंदर, यानी ईयर पूछे तो 1950 और भाग या वॉल्यूम पूछे तो 4 वॉल्यूम के अंदर है, 4 वॉल्यूम, यानी वही सेकेंड से लेकर 5वें एडिशन तक 4 वॉल्यूम में चलेंगे। वही नाम सेम थे, यानी इनके नाम वही सेम थे, यानी रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला नाम रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड शेड्यूल ऑफ मैन क्लास, थर्ड इंडेक्सिंग, चौथा था क्लासिक डिवाइसेस, यानी क्लासिक डिवाइसेस, यानी एग्जांपल ऑफ क्लासिक डिवाइसेस के एग्जांपल, वो चारों नाम ये सेम नेम चलेंगी 5वें एडिशन तक। और इस टाइम 2 बुकें आ गई थी रंगानाथन की, एक तो 1944 के अंदर आई थी, एक 45 के अंदर। पहली बुक थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड फंडामेंटल एंड प्रोसीजर इंपॉर्टेंट बुक है, आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकती है, या एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। इस बुक का नाम क्या है, ये बुक किसकी है, इस तरह से, या कब आई ये बुक, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। दूसरी बुक थी एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये कब आई थी 1945 के अंदर ये बुक आई थी, ये भी रंगानाथन की बुक थी। और इसकी विशेषता है थर्ड एडिशन की, प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए पक्ष परिसूत्र की इसमें व्यवस्था की गई, ऐसी व्यवस्था इसमें थर्ड एडिशन में सीसी के अंदर की गई। और दूसरी विशेषता है डैश का प्रयोग किया गया, योजक चिन्हों के रूप में डैश का प्रयोग किया गया, योजक चिन्ह के रूप में सेकेंड एडिशन से डैश का प्रयोग कहाँ पे किया गया, यह भी इसके अंदर बताया हुआ है। इष्ट भाषा और साहित्य के लिए, फेवरेट लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए डैश का प्रयोग किया गया। और अब तक कितने योजक चिन्ह हो गए थर्ड एडिशन तक, कोलन और डैश, कितने योजक चिन्ह हो गए, 2 योजक चिन्ह। मैंने पीछे भी बताया था आपको टेबल्स के अंदर, मैंने सारणी बना के बताया था थर्ड एडिशन तक कितने योजक चिन्ह हो गए थे, 2, यानी फर्स्ट और सेकेंड में तो कोलन का यूज किया गया और थर्ड एडिशन के अंदर एक डैश एक्स्ट्रा यूज कर लिया गया, इसके कारण 2 योजक चिन्ह हो गए। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एडिशन की विशेषताएं डिटेल से। देखिए फोर्थ एडिशन सीसी का चौथा एडिशन कब आया था 1952 के अंदर, कितने भाग थे, वही 4 भाग थे। विशेषताएं देखते हैं, इसके अंदर पहली बार प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए पृथक योजक चिन्ह का प्रयोग, और मूलभूत श्रेणी का प्रयोग तो सेकेंड एडिशन से कर लिया था, लेकिन अभी तक सबके लिए कोलन योजक चिन्ह प्रयोग करते थे। अब रंगानाथन ने क्या किया, चौथा एडिशन के अंदर प्रत्येक मूलभूत श्रेणी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को किससे दर्शाया है, यानी पी से दर्शाया है पर्सनैलिटी को, और उसके लिए योजक चिन्ह प्रयोग किया है, वो कोमा का प्रयोग किया। इसी तरह मैटर के लिए एम से दर्शाया और सेमी कोमा का प्रयोग, एनर्जी के लिए ई से दर्शाया और कॉलन का प्रयोग, स्पेस के लिए भी डॉट का प्रयोग और टाइम के लिए भी डॉट का प्रयोग। यहाँ पे ध्यान रखना, चौथा एडिशन के अंदर स्पेस और टाइम दोनों के लिए सेम योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है और एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बन के आ जाए। और चौथा एडिशन तक दोनों के लिए क्या योजक चिन्ह प्रयोग करते थे, स्पेस और टाइम के लिए, या चौथा एडिशन के अंदर दोनों के लिए अभी तक डॉट का ही प्रयोग किया गया योजक चिन्ह। और चौथे एडिशन के अंदर एक और विशेषता है चौथे एडिशन की, इसके अंदर राउंड और लेवल की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया, यानी आवर्तन और स्तर बना दिए गए। और आवर्तन और स्तर क्या है, आगे हम छठे एडिशन का शिष्य का हमें पढ़ना है, वैसे भी छठा एडिशन डिटेल से, उसके अंदर हम आवर्तन और स्तर का प्रयोग भी सीखेंगे और डिटेल से उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने पहले भी बताया था 6 प्रकार की पद्धतियां पढ़ाई थी। मैंने कहा था सीसी के प्रथम 3 एडिशन थे, आवर्तन और स्तर का प्रयोग नहीं करने के कारण प्रथम 3 किसमें आए थे, रिजिडली फेसेड,
स्कीम के अंदर आते थे, रिजिडली फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाती थी। प्रथम तीन एडिशन, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथे एडिशन जैसे ही थोड़ा बहुत आवर्तन और इस तरह का प्रयोग हुआ तो ऑलमोस्ट किसके अंदर चला गया, ऑलमोस्ट फेसेड के अंदर है, ऑलमोस्ट फेसेड स्कीम के अंदर चला गया। चौथा, पांचवा, छठा और छठा रीप्रिंट तक ऑलमोस्ट फेसेड स्कीम के अंदर चला गया। और सातवां एडिशन फिर उसके अंदर फेसेड फॉर्मूला ही नहीं था, इसके कारण कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया और सेक्टर डिवाइस यूज करने का वो फुल्ली फ्रीली फेसेड पद्धति के अंदर चली गई 7वें एडिशन। वो मैंने कल आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर मैं 6 प्रकार की उसमें ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वापस रिवाइज करने के लिए बताया ताकि आपको और समझ में आ जाए। और सामान्य एकलों को 2 भागों में बांटा गया। सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कॉमन आइसोलेट 6 रीप्रिंट एडिशन के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे, तब डिटेल से पढ़ेंगे, उस समय आपको कॉमन आइसोलेट के बारे में पढ़ूंगा। अभी तो आप विशेषता देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें विशेषताओं से उठकर। तो कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग। अभी तक कोई भाग नहीं थे कॉमन आइसोलेट, यानी इससे पहले कॉमन आइसोलेट का अभी तक नाम वही है, यानी सब डिविजन, यानी कॉमन सब डिविजन है, नाम वही है कॉमन सब डिविजन। और इसको 2 भागों में कौन से 2 भाग थे, पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट और परवर्ती कॉमन आइसोलेट, एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, एसीआई पीसीआई, यानी एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट 2 भागों में बांटा गया था। ये एंटीरियर राइजिंग क्या है, पोस्टीरियर राइजिंग क्या है, हम आगे डिटेल से और कॉमन आइसोलेट हम अलग से पढ़ेंगे चैप्टर, तब देखेंगे। नोट कर लेना कि पहली बार जनरलिया क्लास के लिए यानी जनरलिया वर्ग के लिए रोमन स्मॉल जेड का प्रयोग किया गया, रोमन स्मॉल लेटर जेड का प्रयोग किया गया। ये आप नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पहली बार जनरलिया क्लास के लिए रोमन स्मॉल लेटर जेड का प्रयोग 4थे एडिशन 1952 के अंदर किया गया। और ग्रीक अक्षरों के लिए का आंशिक रूप से प्रयोग किया गया 4थे एडिशन के अंदर। बीटा ग्रीक अक्षर का प्रयोग, म्यू, सिग्मा, डेल्टा, गामा, इस तरह से ग्रीक अक्षर का प्रयोग 4थे एडिशन के अंदर किया गया। ये 4थे एडिशन की विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं 5वां एडिशन डिटेल से। ये सीसी का 5वां एडिशन कब आया था, 1957। भाग कितने थे, 4। इसकी 1-2 विशेषता इंपोर्टेंट है, वो भी 5वें एडिशन के अंदर, 5th एडिशन के अंदर सीसी के अंदर पहली बार दशा संबंध का प्रावधान किया गया। यानी दशा संबंध का प्रावधान कब किया गया, 5th एडिशन के अंदर। एडिशन के लिए योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया, योजक चिन्ह के रूप में फेज के लिए फेज रिलेशन के लिए 0 का प्रयोग किया गया। किसका, 0 का प्रयोग। और यही 0 आगे जाकर 7 एडिशन में फेज रिलेशन के लिए एम्परसेंड हो जाएगा। फेज रिलेशन के योजक चिन्ह एम्परसेंड 0 को हटा के 7 एडिशन के अंदर, यानी 6 रिप्रेजेंट तक ये 0 ही रहेगा फेज रिलेशन के लिए योजक चिन्ह। और स्टार्टर और एरिस्टोटर कोष्टक का प्रयोग किया गया, अंत में एरिस्टोटर कोष्टक का प्रयोग किया गया। और फेज रिलेशन 6 रिप्रिंट एडिशन तक कितने फेज रिलेशन थे, 5 ही फेज रिलेशन थे। फेज रिलेशन तो 3 टाइप थे, लेकिन फेज रिलेशन के लिए 5 प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया गया, यानी 5 प्रकार के फेज रिलेशनों का प्रयोग किया गया। वो हम आगे फेज रिलेशन आप डिटेल से पढ़ेंगे। फेज रिलेशन अगर चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम डिटेल से 5 फेज रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से 5 फेज रिलेशन का यूज किया गया। इनकी मैंने आपको विशेषता बताई थी, 5th एडिशन की एक विशेषता बताई थी। मैंने कहा था 1957 से पहले कॉमन आइसोलेट तो क्या कहते थे, कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन के नाम से जानते थे। कॉमन सब डिवीजन यानी कॉमन सब डिवीजन के नाम से जानते थे। तो 1957 में इसका नाम क्या हो गया, कॉमन सब डिवीजन का नाम हो गया कॉमन आइसोलेट। तो 1957 के अंदर कॉमन आइसोलेट नाम कर दिया कॉमन सब डिवीजन का। ये भी आप एक नोट करके रख लेना। और मैंने बताया था 1st एडिशन के अंदर इसका नाम था कॉमन सब डिवीजन, स्टार्ट किया था। 5th एडिशन आ गया 1957 के अंदर, उसके अंदर इसका नाम क्या कर दिया, कॉमन आइसोलेट नाम कर दिया इसका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं 6th एडिशन के बारे में। अब देखिए 6th एडिशन कब आया था, 1960 के अंदर। भाग थे 3। पार्ट 1 का नाम था, यानी पहले भाग का नाम था रूल्स एंड नियम, यानी सीसी के पहले भाग का, यानी 6th एडिशन के पहले भाग का नाम था नियम। दूसरे का नाम था शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण की अनुसूचियां। तीसरे का था शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केल्ड बुक विद स्पेशल नेम्स, यानी आदर ग्रंथों तो धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची। इन तीनों में से आपको किसी एक का नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहले पार्ट का नाम, सेकंड का, थर्ड का, किसी का नाम पूछ सकते हैं। और एक नोट कर लेना, आप याद कर लेना या नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। जनवरी 2006 से पहले
इस कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता था, यानी माला करता था। और इसके बाद शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट लाइब्रेरी साइंस बेंगलुरु द्वारा कर रहा है, यानी बेंगलुरु द्वारा ईएसएस पब्लिकेशन द्वारा किया जा रहा है। और इसका शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट लाइब्रेरी साइंस की स्थापना यानी SRELS की स्थापना किसने की थी? रंगनाथन ने स्थापना की थी। कब की थी? 1961 के अंदर इसकी स्थापना। नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कब किसने की? रंगनाथन ने की थी। अब इसका प्रकाशन, सीसी का प्रकाशन वर्तमान में कौन कर रहा है? आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस कर रहा है और ईएसएस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिशन हो रहा है इस पुस्तक का। और जनवरी 2006 से पहले से माला करता था और जनवरी 2006 के बाद ये कर रहा। एक नोट ये और नोट कर लेना, इसकी विशेषता 6 एडिशन की विशेषता है कि प्रथम बार स्थान पक्ष और काल पक्ष के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया, यानी टाइम फैसेट और स्पेस फैसेट के लिए इस तरह का प्रावधान, यानी T1 T2 और S1 S2 इस तरह का प्रावधान है। पूछ सकते हैं आपको पहली बार किस एडिशन में समय पक्ष और काल पक्ष के लिए, यानी समय पक्ष और स्थान पक्ष के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया, वो कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। अब हम 6 रीप्रिंट एडिशन पढ़ेंगे और वो डिटेल से, उसके बाद वो इसमें तो हम लगातार पढ़ ही रहे हैं और 6 रीप्रिंट एडिशन का हमें डिटेल से भी अध्ययन करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में वही यूज आ रहा है अभी कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण करने के लिए 6 रीप्रिंट एडिशन यूज आ रहा है। और 7वां एडिशन इतना पूर्ण रूप से आया नहीं है, इसलिए 7वां एडिशन अभी वर्तमान में हाल ही में यूज नहीं आ रहा। अब 6 रीप्रिंट एडिशन देखते हैं। अब देखिए 6 रीप्रिंट एडिशन कब आया था? 1963 के अंदर। भाग कितने थे? 3 भाग थे। वही पीछे वाले 6 एडिशन वाले 3 भाग थे। पहले का नाम द रूल था, दूसरे का नाम शेड्यूल था, तीसरे का नाम आंध्र ग्रंथ था। ठीक है। और इसके अंदर एक ही विशेषता इंपॉर्टेंट है 6 एडिशन की, 101% क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। टाइम फैसेट काल पक्ष के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। अब तक क्या, जब से श्रेणियों के अंदर अलग अलग योजक चिन्ह यूज किए उसके बाद तक, यानी 6 एडिशन तक, यानी चौथे के अंदर अलग अलग श्रेणियों के लिए योजक चिन्ह यूज किए सबके लिए, यानी स्पेस और टाइम के लिए अभी तक 6 तक क्या यूज करते आए थे? चौथे से 6ठे एडिशन तक क्या यूज करते आए थे? 4th से 6 एडिशन तक, यानी स्पेस और टाइम दोनों के लिए डॉट डॉट यूज करते आए थे। अब 6 रीप्रिंट एडिशन के अंदर रंगनाथन ने क्या किया? सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप 6 और 6 रीप्रिंट एडिशन में कंफ्यूजन हो जाओगे। आप याद रखना 6 रीप्रिंट एडिशन के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। और स्थानों यानी स्थान पक्षों को 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया, S1 S2 S3, और इस तरह में विभाजन और कर दिया गया। फिजिकल फीचर्स के अंदर यानी भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक विशेषता है, भू आकृति विशेषताओं के आधार पर। दूसरा पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक विभाजन कर दिया। तीसरा पॉपुलेशन क्लस्टर के अंदर जनसंख्या विभाजन कर दिया। और चौथा ओरिएंटेशन विभाजन यानी दिशा अनुसार विभाजन कर दिया स्पेस को। तो इस तरह से 6 रीप्रिंट। अब 6 रीप्रिंट एडिशन हम डिटेल से और पढ़ेंगे, और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे अभी वर्तमान में काम आ रहा है। वर्तमान में वर्गीकरण करने के लिए 6 रीप्रिंट एडिशन ही यूज आ रहा है, तो इसको और डिटेल से और विशेषताएं पढ़ेंगे। इसकी एक एक डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट हम अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा 7 एडिशन के बारे में पहले डिटेल से देख लेते हैं। अब देखिए सीसी के अंदर 7वां एडिशन लास्ट एडिशन है। रंगनाथन ने 7 एडिशन निकाले, अब तक लास्ट एडिशन है। कब आया था? 1987 के अंदर। और ये कितने भाग में था? 5 भाग में आया था। इसकी विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां एडिशन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, वो देखते हैं। इसी विशेषताओं को लेकर आपको 101% एक क्वेश्चन मिलेगा। मुख्य विशेषता है इनकी कि मुख्य वर्ग संख्या के साथ, इन मैन क्लास के साथ व्यक्तित्व पक्ष इन पर्सनैलिटी को एकल जोड़ने के लिए, पर्सनैलिटी को जोड़ने के लिए कोमा का यूज किया जाने लगा। यानी अभी तक, यानी 6 रीप्रिंट एडिशन तक कोई कोमा का यूज नहीं। मैन क्लास को पर्सनैलिटी के साथ जोड़ने के लिए कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे। 6 रीप्रिंट एडिशन तक नोट कर लेना, आप ये चीज कंफ्यूजन हो जाओगे। 6 रीप्रिंट एडिशन तक कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे पर्सनैलिटी और मैन क्लास को और पर्सनैलिटी को दोनों को जोड़ने के लिए। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर एजुकेशन मैन क्लास है, तो सीसी की मैन क्लास एजुकेशन को टी से लिखते हैं। और पर्सनैलिटी के अंदर अपन जाके देखेंगे इसी एजुकेशन के, तो यूनिवर्सिटी के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। तो इनको जोड़ेंगे, ये मैन क्लास और ये पर्सनैलिटी दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह के रूप में 7 एडिशन के अंदर कोमा का यूज किया गया।
और अभी तक अगर ये 6 रिप्रिंट एडिशन होता तो ये T4 ऐसे लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता इसको T4 ऐसे लिखता। योजक चिन्ह, कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग 6 रिप्रिंट एडिशन तक नहीं किया गया पर्सनैलिटी और मैन क्लास को जोड़ने के लिए। मैन क्लास और पर्सनैलिटी अभी अब क्या यूज कर लिया गया, ये परिवर्तन हुआ 7 एडिशन के अंदर, ध्यान रखना। यानी मुख्य वर्ग संख्या के साथ मैन क्लास के साथ पर्सनैलिटी को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कॉमा का यूज किया गया। आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव रूप में 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और पूर्ववर्ती सामान्य एकल एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट मैंने 2 बताया था। और पोस्टीरियराइजिंग के अंदर तो पहले से ही योजक चिन्ह का प्रयोग करते आ रहे थे। अब पोस्ट एंटीरियराइजिंग के 6 एडिशन तक एंड 6 रिप्रिंट तक एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट में कोई भी योजक चिन्ह प्रयोग नहीं करते थे। जैसे ही 7 एडिशन आया तो उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यानी एसीआई पीसीआई अपन पढ़ेंगे, कॉमन आइसोलेट पढ़ेंगे चैप्टर अलग से, उसमें आपको और समझ में। यहाँ तो आपको विशेषता मैं इसलिए बता रहा हूँ तो आगे आपको कंपेरिजन करके ध्यान रहे, बाद में भी ध्यान रहे, और बाद में और मैं बता दूंगा जब मैं कॉमन आइसोलेट पढ़ूंगा तब। जैसे देखिए कैसे यूज किया गया, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का मैन क्लास हो गई 2, और हिस्ट्री के लिए अपन एसीआई के अंदर जाएंगे, यानी एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट के अंदर जाएंगे, वहां देखेंगे हिस्ट्री के लिए स्मॉल वी का प्रयोग किया गया। तो 2 कोमा एंड डबल इन्वर्टेड कोमा और वी। अब यही चीज 6 रिप्रिंट तक होती तो ऐसे लिखी जाती, कोई भी बिना योजक चिन्ह के साथ। यानी 6 रिप्रिंट एडिशन तक एसीआई बिना योजक चिन्ह के साथ जुड़ता था, और जैसे 7 एडिशन आया तो डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ ऐसे जुड़ेगा। तो यहाँ ये फर्क याद रखना, नोट कर लेना, और यहाँ से एग्जाम्पल में एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। फेज रिलेशन के लिए योजक चिन्ह 0 के स्थान पर, यानी योजक चिन्ह अभी तक फेज रिलेशन के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करते थे 0, और मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि फेज रिलेशन के लिए 7 एडिशन के अंदर क्या यूज करेंगे, एम्परसेंड का यूज। ये एम्परसेंड का चिन्ह है, इस तरह से फेज रिलेशन के लिए एम्परसेंड का यूज करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से समझिए एम्परसेंड कैसे यूज करते हैं फेज रिलेशन के लिए। जैसे कोई एग्जाम्पल है, लाइब्रेरी साइंस एंड फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। अब लाइब्रेरी साइंस के लिए क्या यूज करते हैं मेन क्लास में, सीसी के अंदर 2, और इसी तरह फिजिक्स के लिए क्या यूज करते हैं मेन क्लास में सी से लिखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या योजक चिन्ह यूज करूंगा, 2a एम्परसेंड सी। इस तरह से इसका एक क्लास नंबर बनेगा। अब ये है ना, ये जितने भी है ना, ये योजक चिन्ह फेज रिलेशन के योजक, यहाँ पे 5 प्रकार के 6 एडिशन तक फेज रिलेशन थे। 5 प्रकार के फेज रिलेशन कौन से थे, जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इंक्लूसिव, और ये 5 प्रकार के फेज रिलेशन थे। अब इसी के अंदर इसी तरह सबको ये चिन्ह दे रहे, पहला था सब्जेक्ट, है ना, इस तरह से फेज रिलेशन यूज किए गए हैं। वो अब मैं फेज रिलेशन में डिटेल से पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना ही ध्यान रखो, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो तो इतना याद रख लेना कि फेज रिलेशन के लिए योजक चिन्ह 7 एडिशन के अंदर एम्परसेंड का किया गया। यही क्वेश्चन आएगा बस, ये प्रैक्टिकल कोई नहीं पूछेगा आपको, ये तो मैंने समझने के लिए बताया। एक अतिरिक्त दशा संबंध का प्रावधान कर दिया गया 6 एडिशन के अंदर, यानी 6 एडिशन 6 रिप्रिंट तक 5 ही दशा संबंध थे। कितने थे, 5 ही दशा संबंध थे। अभी मैंने बताया था, पहला था बाइस, पहला था जनरल, दूसरा बाइस, तीसरा कंपैरिजन, चौथा डिफरेंस, और 5वां इंक्लूसिव, और 6ठा हो गया टूल। अब 7 एडिशन के अंदर कितने हो गए, 6। 7 एडिशन के अंदर फेज रिलेशन का कितना प्रावधान हो गया, टूल। अतिरिक्त किसका प्रावधान किया, टूल का प्रावधान कर दिया गया। तो ये चेंजेस हुए 7 एडिशन तक, इस तरह से हमने चेंजेस किए हैं। अब देखिए हमने 7 एडिशन पूरे कर लिए, यानी सीसी के 7 एडिशन पूरे कर लिए, यानी एक की विशेषताएं हमने डिटेल से देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीसी के 6 रीप्रिंट एडिशन के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं, जैसे मेन क्लास के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमन आइसोलेट के बारे में पढ़ेंगे, फेज रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट, ये चैप्टर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रहे। और उसी में से क्वेश्चन आता है, इन्हीं विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन आएंगे। और 6 रीप्रिंट एडिशन के बाद और अपन श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सीसी पूरी होगी, फिर हम डीडीसी के बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर हम इसके बाद हमारा वर्गीकरण चैप्टर पूरा होगा, फिर हम कैटलॉगिंग के अंदर जाएंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।